हेलो 12th क्लास। पिछला हमारा जो वीडियो लेक्चर था वो बैलेंसिंग ऑफ पॉइंट चार्ज के ऊपर था। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आर्टिकल नंबर 2E2F तक पहुंच चुके हैं। लास्ट आज का जो हमारा आर्टिकल है उसके अंदर हम हेडिंग डाल चुके थे पिछले लेक्चर में। बहुत सारे बच्चों ने पिछला जो एक क्वेश्चन दिया था मैंने सिर्फ उसके रिप्लाईज किए हैं। बहुत सारे बच्चों ने 4Q से आंसर निकाला है, डिस्टेंस निकाली है। बहुत सारे बच्चों ने Q से डिस्टेंस निकाली है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसमें 4Q से पूछा हुआ है। आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि एक लाइन पर 4Q और Q चार्ज 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पड़े हैं, तो स्मॉल q को 4Q से कितनी डिस्टेंस पर सेट किया जाए कि स्मॉल q जो है वो बैलेंस रहे। तो इसके लिए हम F/4Q इज इक्वल टू F/Q। स्मॉल q पर इसके कारण लगने वाला बल, स्मॉल q पर इसके कारण लगने वाला बल, दोनों को बराबर कर देते हैं K4QQ अपॉन x स्क्वायर KQQ अपॉन 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, इसमें आपको 30 को अपॉन में 100 करके सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसमें डेटाज नहीं है। Q के डेटा होते तो हम K का डेटा रखते, तो हम X का डेटा रखते, तो हम इसको चेंज करते। हमारा फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, इसलिए हमें इसको मीटर में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। KQQ से हम KQQ को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2/x 1/30 माइनस एक्स, 60 माइनस 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60/3 यानी कि 20 सेंटीमीटर। यहाँ से 20 सेंटीमीटर तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर 4Q से है, इसलिए इसका आंसर 20 सेंटीमीटर है। काफ़ी बच्चों ने जवाब दिए हैं, बहुत सारे बच्चे जो जवाब नहीं दे रहे हैं, रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं, एकदम डल हुए पड़े हैं। तो उन सब बच्चों से यही गुजारिश है कि कृपया अपनी स्टडी को लेकर आएँ वापस लाइन पर, क्योंकि हमें पता नहीं कि अभी 1 महीना और लगेगा कि 2 महीने और लगेंगे कि 10 दिन और लगेंगे। तो इसलिए अपनी स्टडी को स्टार्ट रखें और उसको बंद नहीं करें। हम आज आर्टिकल नंबर 2 का लास्ट पॉइंट F डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद हम आर्टिकल नंबर 3 पे चले जाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 2F बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 में हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं उन सब का निचोड़ है। 2F की हेडिंग है बैलेंसिंग ऑफ ए पॉइंट चार्ज सिस्टम। एक बिंदु आवेश निकाय का संतुलन। याद रखना बच्चों, पिछले केस में हमने केवल पॉइंट चार्ज का बैलेंस किया था, इस बार हम पूरे के पूरे पॉइंट चार्ज सिस्टम का बैलेंस कर रहे हैं। जब आप पॉइंट चार्ज का बैलेंस करते हो तो दो चार्ज के बीच में तीसरे को अकेले को बैलेंस करते हो, बाकी दोनों को बांध के रखते हैं, वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि खींच रहे हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करते। लेकिन इसमें हम सारे के सारे सिस्टम पे चर्चा करेंगे। सिस्टम का हर आवेश वहां संतुलन में रहना चाहिए। तो इसमें आप ये हेडिंग लगा दो और हेडिंग लगा के नीचे लाइन लिख लो, इट मीन्स, अर्थात ऑल चार्जेस इन द सिस्टम, निकाय में विद्यमान सभी आवेश, ऑल चार्जेस इन द सिस्टम, निकाय में विद्यमान सभी आवेश मस्ट बी बैलेंस्ड, संतुलित होने चाहिए। इट मीन्स, अर्थात नेट फोर्स ऑन ऑल चार्जेस, सभी आवेशों पर नेट बल 0 होना चाहिए। नेट फोर्स ऑन ऑल चार्जेस मस्ट बी 0। तो ये क्वेश्चन की तरह है, हमने इसको आर्टिकल बना दिया है ये सवालों का एक ग्रुप। तो इसमें मैं सवालों के ग्रुप से ही स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, -Q/4 फैमिली। Q/4 फैमिली क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें हमारे पास जो चार्ज का सिस्टम आएगा
उस सिस्टम में, उस निकाय में, उस परिवार में एक चार्ज ऐसा होगा -q/4 जो सबको क्या करेगा, बांध के रखेगा, पूरे सिस्टम को बैलेंस करके रखेगा। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं, कैपिटल Q। ये दो चार्ज हमारे पास इस तरीके से पड़े हैं, इन दोनों चार्जेस को मैंने बांधा हुआ नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को धक्का देंगे, ये दोनों चार्ज भी बैलेंस नहीं है। यहाँ इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं r ले लेता हूँ। सवाल ये है कि तीसरा चार्ज स्मॉल q कहाँ पर रखें, कितना रखें। कहाँ पर रखें का जवाब आपको पता है कि मिड पॉइंट पर रखो, ये मिड पॉइंट पर हमने रख दिया। लेकिन अगला सवाल कि कितना रखें, जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों पर नेट फोर्स क्या आ जाए, 0 आ जाए। वो डिपेंड करता है इसकी वैल्यू के ऊपर। तो आप -q/4 फैमिली हेडिंग लगा दो, ये डायग्राम बना लो और इसमें लिखो स्मॉल व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल q एंड वेयर शुड बी प्लेस। स्मॉल q का मान कितना होना चाहिए और ये कहाँ पर रखा जाना चाहिए, सो दैट होल सिस्टम will be in the equilibrium या whole system is in balance condition, जिससे संपूर्ण निकाय संतुलन की अवस्था में रहे। तो हम यहाँ स्मॉल q का मान पता कर रहे हैं। हम इस स्मॉल q का मान पता करने के लिए ये जवाब देंगे कि आप किसी भी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लो और आप ऐसे बोलो, इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। इस चार्ज पर ये जो फोर्स लगाता है और इस चार्ज पर ये जो फोर्स लगाता है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, जिसकी वजह से ये बैलेंस हो जाएगा। सेम कंडीशन इसके साथ भी होगी और ये तो बैलेंस पहले से ही है। तो जो आपने क्वेश्चन लिखा उसके आंसर में लिखिए स्मॉल q मस्ट बी प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। स्मॉल q को मिड पॉइंट पर रखना चाहिए। और जो दूसरा सवाल है कि कितना रखना चाहिए, उसके लिए आप ऐसे बोलो F कॉर्नर इज इक्वल टू F सेंटर। इस स्मॉल q पर कॉर्नर वाला कितना फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है KQQ/r²। और सेंटर वाला कितना लगा रहा है, KQQ/r/2 का होल स्क्वायर। मिड पॉइंट पर है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/KQQ से KQ सॉल्व हो जाएगा, r² से ये सॉल्व हो जाएगा, तो Q r² से r² सॉल्व हो गया, इधर Q रह गया और यहाँ 4 ऊपर आ जाएगा तो 4Q हो जाएगा। तो स्मॉल q की वैल्यू q/4 और q/4 में स्मॉल q कैसा होना चाहिए, मस्ट बी विजातीय होना चाहिए। विजातीय का मतलब है अनलाइक होना चाहिए। जैसे ये दोनों हैं उसका अनलाइक होना चाहिए। अनलाइक का मतलब है ये अगर प्लस है, ये अगर प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर ये प्लस है, ये प्लस है तो ये वाला इसको धक्का देगा, इसको क्या करना चाहिए, खींचना चाहिए। तो मस्ट भी विजातीय, तो हमारा स्मॉल q का आंसर आ जाएगा माइनस का q/4। इसलिए हमने इसको नाम दिया है -q/4 फैमिली। नोट कर डालिए। फिर मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, जिसके बाद में एक तीसरा क्वेश्चन आपको HW के लिए सॉल्व करने के लिए देंगे। दूसरा हमारा जो सवाल है वो है, पॉज करके नोट करते चले आप। दूसरा हमारा जो सवाल है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, -q/√3 फैमिली। अब आप समझ गए होंगे पहले सवाल के बाद कि इसमें एक चार्ज ऐसा आएगा जिसका मान कितना होगा, q/√3 होगा माइनस में। क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, उसके 3 कॉर्नर पर 3 चार्ज हैं एक जैसे। सवाल है कि स्मॉल q को कहाँ रखें, कितना रखें, व्हाट शुड बी द वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ स्मॉल q। स्मॉल q को कहाँ रखें, कितना रखें, सो दैट होल सिस्टम इज इन बैलेंस, जिससे पूरा निकाय संतुलन में हो। तो पहले सवाल का जवाब है कि स्मॉल q को मिड पॉइंट पर रखो। मिड पॉइंट पर रखने से ये खुद तो बैलेंस हो ही जाएगा, दूसरा इसकी वैल्यू से पता चलेगा कि ये बैलेंस होंगे या नहीं होंगे। तो पहले सवाल का जवाब है कि स्मॉल q को कहाँ रखो,
मिड पॉइंट पे, और सेंटर से कॉर्नर तक के बीच की डिस्टेंस आपको पता है a/√3 होती है। जो राइट एंगल इक्विलेटर ट्रायंगल होता है उसमें a/√3 होती है सेंटर टू कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस। तो मैं यहाँ कह देता हूँ, इस पर बात करते हैं, ये दोनों इस पर जो फोर्स लगाएंगे अगर वो इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर हो गया तो पूरा बैलेंस हो जाएगा। अगर ये बैलेंस हो गया तो ये भी वैसे ही बैलेंस होगा और ये भी वैसे ही बैलेंस होगा। तो इसमें भी वही बात है, F/कॉर्नर इज इक्वल टू F/सेंटर। इन दोनों का आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के आर्टिकल नंबर 2 के पॉइंट नंबर बी में देख चुके हो, वहां से वापस एक बार रिपीट करना। ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, रिजल्टेंट कितना है √3F, ये इसको खींचना चाहिए। तो उन दोनों का तो रिजल्टेंट √3F है, तो कॉर्नर वाले जो है उसमें तो √3F है और सेंटर वाले में KQQ/a/√3 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर √3F है KQ²/a², यहाँ पर है KQQ/a² √3 का स्क्वायर, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 से √3 सॉल्व हो जाएगा, KQ से KQ सॉल्व हो जाएगा, a² से a² सॉल्व हो जाएगा। Q/√3 इज इक्वल टू Q एंड मस्ट बी विजातीय, मस्ट बी अनलाइक, इसलिए आंसर हो जाएगा स्मॉल q का -Q/√3। स्मॉल q का मान अगर इतना होगा तो ये स्मॉल q इसको भी पकड़ के रखेगा, इसको पकड़ के रखेगा, इसको पकड़ के रखेगा और मिड पॉइंट पर खुद भी पकड़ा हुआ रहेगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्वेश्चन आप ये नोट कर सकते हो, हमारी आरबीएससी की बुक के पीछे की एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की बुक के पीछे की एक्सरसाइज में ये सवाल दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको नोट करवा देता हूँ, वो आप खुद सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आते हो तो आर्टिकल नंबर 2 का जो पॉइंट नंबर 2 है या बी है उसमें वहां जाके आप थोड़ा सॉल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल q एंड व्हाट विल बी इट्स पोजीशन सो दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। स्मॉल q का मान कितना होना चाहिए, इसको कहाँ रखा जाना चाहिए जिससे कि पूरा का पूरा निकाय संतुलन में रहे। तो पहले सवाल का ये एक स्क्वायर दिया हुआ है आपको, स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे एक जैसे 4 चार्ज हैं, ए यहाँ स्क्वायर की साइड्स हैं, स्मॉल q को मिड पॉइंट पर रख सकते हैं। पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल है कितना होना चाहिए, F/कॉर्नर, इस पर F/कॉर्नर 3 लगा रहे हैं, वो गलती मत करें जो आपने पहले करी है, और F/सेंटर, तो कॉर्नर में 3 लगा रहे हैं, कुछ लोग 2 ही गौर करेंगे, तीसरा नहीं करेंगे, तीसरा भी करना है, और स्मॉल q जो है वो मिड पॉइंट के ऊपर है। तो ये बैलेंस करके आप इसका आंसर मुझे भेजेंगे। ये आर्टिकल नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कूलाम्स लॉ से रिलेटेड जो बातें हैं वो। अब हम आर्टिकल नंबर 3 पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 3 है किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के बारे में हमारा आर्टिकल नंबर 3 है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 3 का पॉइंट नंबर ए है डेफिनेशन। डेफिनेशन बोले तो परिभाषा, परिभाषा से हमारा मतलब है, जैसे हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा था, किसी भी मास के चारों ओर का वो रीजन, वो क्षेत्र, वो एरिया जिसमें किसी दूसरे मास को प्रवेश कराने पर उस पर एक बल लगे, उसको उस मास का ग्रेविटेशन फील्ड बोलते हैं। ठीक वैसे ही अगर भाषा के रूप में, अगर आपको थ्योरी के रूप में इसकी डेफिनेशन लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या होगी, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्रफल, वह रीजन जिसमें किसी दूसरे चार्ज को प्रवेश कराने पर उस पर एक नेट आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगे, उसको हम क्या कह सकते हैं, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है। अगर बेहद थ्योरेटिकल बातें हो तो आप इसमें एक लाइन ये लिख सकते हो, लेकिन अगर हम यहाँ पर फिजिक्स के हिसाब से लिखेंगे तो डेफिनेशन में आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। किसी भी बिंदु आवेश पर एट एनी पॉइंट चार्ज, किसी भी बिंदु आवेश पर एट एनी पॉइंट चार्ज
विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को कहते हैं अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एक पता करने का मेथड है। इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चार्ज को पुट करने पर नेट फोर्स लगता हो, उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन मैथमेटिकली, फिजिक्स के हिसाब से हम इसको ई बोलते हैं। ई का मतलब होता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इससे संबंधित कोई ना कोई राशि भी तो होगी ना, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी भी होगी। उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे आपको याद हो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होती है, वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो है लगने वाला फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो अभी हमने डेफिनेशन बोली वो एक्चुअली इसकी है, यानी इस पर लगने वाला फोर्स अपॉन इसी का मान। इन दोनों का जो यहाँ रेशो है वो ई के बराबर है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ की डायरेक्शन में लगती है, ये इस प्रकार से हो जाएगी। तो आप ये वाली चीज़ नोट कर लो, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ आज की क्लास में, तो ये आप पॉज करके नोट कर लो। अब हम इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट ले लेते हैं। आर्टिकल नंबर 3A में जो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो स्पेशल पॉइंट हैं, उन स्पेशल पॉइंट में पहला पॉइंट वही हमारे बचपन की आदत, क्योंकि हमें नई फिजिकल क्वांटिटी मिली है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नई फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर अगर हम बात करें तो F अपॉन Q, तीन बातें बचपन की हम उसकी कर सकते हैं। वो तीन बातें क्या है? जैसे हमें कोई नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, हम सबसे पहले बताते हैं कि स्केलर है कि वेक्टर है। एरो का साइन देख के आप समझ गए होंगे कि वेक्टर है। उसके बाद में हम बताते हैं उसकी यूनिट पता चल रही है न्यूटन और कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। इसकी एक और यूनिट होगी जो आगे आके हमारे काम आएगी, वोल्ट पर मीटर। ये आगे के आर्टिकल्स में हमारे काम आएगी। न्यूटन पर कूलाम से आप इसका डायमेंशंस भी बता सकते हो। न्यूटन का डायमेंशन होता है m1l1 t-2 और कूलाम का होता है 8 a1t1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1l1 t-3 a-1। रटने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे यहाँ से बता सकते हो। ये स्पेशल पॉइंट 1 हो गया। स्पेशल पॉइंट 2 में हम कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज का अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। उस टेस्ट चार्ज को, जिस चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, उससे कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स पता करते हैं, फिर उस टेस्ट चार्ज का जो फोर्स है उसमें उसी टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर देते हैं। तो आप सेकंड पॉइंट में एक लाइन लिख लो, प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र पता करने के लिए एक टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश पुट ऑन दैट पॉइंट, उस बिंदु पर रखा जाता है, एंड तथा इलेक्ट्रिक फोर्स हैज बीन मेजर्ड, तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। और उसके नीचे वापस ये लिख दो, E is equal to F upon Q। आपको ध्यान रखना है कि जो टेस्ट चार्ज है, लाइन लिख लो एक और नीचे, ये नोट करने के बाद में, टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉलर। टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश अति अल्प होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मान बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि जो मेन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको वो अफेक्ट नहीं करे। वरना क्या होगा कि हमें 1 कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, हम 2 कूलाम टेस्ट चार्ज लेके आ गए, तो वो 2 कूलाम से 1 कूलाम को धक्का मार देगा। तो हम पता तो करने आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, पता चला जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उसी को टेस्ट चार्ज में धक्का मार के फेंक दिया, तो वो चीज़ नहीं।
इसलिए टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, और टेस्ट चार्ज के बारे में कुछ नहीं कहे तो आपको प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होकर टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेना है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद में आप तीसरा जो वहां पर लिखने जा रहे हो वो तीसरा लिख लो, स्पेशल पॉइंट नंबर 3। स्पेशल पॉइंट नंबर 3 में लिखो फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी आवेश स्मॉल q पर बल। फोर्स ऑन एनी चार्ज स्मॉल q, अगर आपने कैपिटल Q को अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया है इस तरीके से, ये किसी जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन लाइंस की मदद से शो कर रहे हैं। अगले आर्टिकल में हम इन लाइंस को भी ब्रीफ से पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जताने का तरीका होता है। ये लाइंस हम ये बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, इन लाइंस की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैपिटल Q को रख देते हैं तो कैपिटल Q पर लगने वाला जो फोर्स है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। तो फोर्स ऑन एनी चार्ज Q इज इक्वल टू F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। अगर इसी में आप लिखो ऑन पॉजिटिव चार्ज, अगर ये Q पॉजिटिव हुआ तो इस Q के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ऑन पॉजिटिव चार्ज अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ये माइनस हुआ ऑन नेगेटिव चार्ज, आप समझ गए होंगे, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब प्रोटॉन है तो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, वो छोड़ते ही रवाना हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मेरी ये बात ध्यान रखना। तो ये वाली बात आप नोट कर लो, सिंबॉलिक दिखा दो, प्लस Q है तो फील्ड की डायरेक्शन में बह रहा है, माइनस Q है तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। तो यहाँ जो पॉइंट है वो स्पेशल हो गया, क्योंकि हमने जो ग्रेविटेशन पढ़ा था उस ग्रेविटेशन में तो अर्थ के संपर्क में आने वाली हर चीज अर्थ की तरफ ही चलती है, लेकिन इसमें फील्ड की डायरेक्शन में भी चलता है और फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भी चलता है। प्लस है तो फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस है तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। और लास्ट पॉइंट इसमें आप स्पेशल वाला लिख लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सिलेबस में है, हम जो भी बातें करेंगे वो सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बताऊंगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो आप नोट कर लो, समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र, इट इज अ रीजन, यह एक ऐसा क्षेत्र है, इट इज ए रीजन, यह एक ऐसा क्षेत्र है इन विच, जिसमें एट ईच एंड एवरी पॉइंट, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, इक्वल, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो रिमेन सेम और इक्वल। यह एक ऐसा बिंदु है जिसमें विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी प्रत्येक बिंदु पर समान रहती है। उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से हम अगला जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एक्टिविटी है वो सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज मैंने आर्टिकल 2 को खत्म करवा के आर्टिकल 3 का सारा इंट्रोडक्शन आपके सामने रख दिया है। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा और उससे अगला जो लेक्चर होगा वो सब आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर होगा, इसीलिए हम आर्टिकल नंबर 3 को अब पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 2 तक की मैंने आपको शीट भेजी हुई है, आर्टिकल नंबर 3 की शीट मैं आपको भेज दूंगा। जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपने नंबर भेज रखे हैं, रजिस्टर्ड हैं वो बच्चे, वो रिप्लाई जरूर करें। जो अभी वीडियोस देखते हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपने नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिखे हुए हैं, मैं उनके नंबर सेव कर लूँगा, फिर उनके पास भी ये वीडियोस रेगुलरली आने लगेंगे। ठीक है, थैंक यू।